बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर लेकर आई हूँ, जिसके अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इंशाल्लाह पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देखें, गेस्ट पेपर जो है ना, ये एक हिसाब का गेस्ट पेपर नहीं है, ठीक है। मैंने आपके लिए ना इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है ना वो ली हैं, और साथ में जो पुराने पेपर्स थे उनके एमसीक्यूज ली हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज पढ़कर जाते हैं ना तो इंशाल्लाह आपके उसी में से एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अगर आप वो डेफिनेशंस और कुछ प्रोग्राम्स को देखकर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें लूप और एरे का कंसेप्ट है, तो वो आपने लाजमी देखकर जाना है, क्योंकि लूप के और एरे के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 4 की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और क्वेश्चंस हैं उनको देखकर जाना है। वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये जो गेस्ट पेपर्स बताते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं कि यही सिर्फ आप लोगों ने करने हैं, तो वो बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनका तुक्का लग जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको आपकी बुक में से ही हमेशा पेपर आता है, ठीक है। तो मैं आपको आपकी बुक में से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वही बताऊंगी। और एमसीक्यू जोन से हैं, मेरी बात हमेशा याद रखें कि जो आपके पास्ट पेपर्स हैं हो चुके हैं पुराने, जैसे कंप्यूटर के 2021 में 20 में पेपर हुआ है, तो उसकी जो एमसीक्यूज आए हैं, आपका जो भी कोई बोर्ड है, लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद, जो कोई भी बोर्ड है, आपने उन एमसीक्यूज को देकर चले जाना, तो आपके इंशाल्लाह एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे। और अब मैं कंप्यूटर के कुछ आपके साथ डेफिनेशंस भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज है, फ्लोट यूजेस बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट जो सा है मेमोरी की कितनी बाइट्स को यूज़ करता है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो 8 होता है, लेकिन 8 के ज़्यादातर करीब 7 है, तो इस वजह से लगा दिए गए। आपका एमसीक्यूज पेपर में ही उन्होंने इसी तरह दिया था। वैसे तो फ्लोट का जो बाइट्स हैं इसमें स्टोर होती हैं 8, लेकिन यहाँ पर 8 के करीब करीब था आंसर 7, तो फिर मैंने वो लगा दिया। और एक और होती है टाइप, डाटा टाइप, जिसे कहते हैं इंट, तो उसमें जो सी है 4 बाइट्स से स्टोर होती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है होता है जो प्रोग्राम की फाइल्स को ऐसे कोड में तब्दील कर देता है जिससे मशीन समझ सके और चला सके, ठीक है। तो ये इंग्लिश में थोड़ा सा पहले कट हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन of program file to the machine understandable and एक्सिक्यूटेबल कोड, तो वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर जो सा है ना, आपके होल जितना भी आपने डेटा लिखा होता है ना, उस सारे को कंपाइल करके तो मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है इंटरप्टर, ठीक है। तो वो इंटरप्टर जो सा होता है सिर्फ एक लाइन को आपकी को कोड करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर भी कुछ लोग कहते हैं, इंटरप्टर भी कुछ लोग कहते हैं। तो वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है कि कंपाइलर होल डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, या तो ह्यूमन जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं वो वाली में, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये ना जो ह्यूमन जो अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को पकड़ कर तो ये 0 और 1 की जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देता है, जो कि कंप्यूटर सिर्फ समझ सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल में से स्टेटमेंट का क्या जवाब होगा, ठीक है। ये एक उन्होंने फ्लोट की स्टेटमेंट दी है, फ्लोट इज A = 10.8/4, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में भी बताती चलूँ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यही स्टेटमेंट जिस तरह मैंने उर्दू में बताई है, तो उसी तरह ये स्टेटमेंट इंग्लिश के लिए भी यूज़ होगी, तो इसका आंसर होगा 2.5। तो ऑपरेटर ये परसेंटेज का मार्क है, डैश कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमेशा रिमाइंडर को डिनोट करता है, ठीक है। ये परसेंटेज का जो मार्क्स होता है, द ऑपरेटर परसेंटेज इज़ यूज टू कैलकुलेट, तो ये रिमाइंडर को कंसीडर करता है हमेशा, ये परसेंटेज का जो मार्क होता है कंप्यूटर में। 10 जैल कोड की आउटपुट लिखिए, ठीक है। तो ये इफ़ एल्स का जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है उसे प्रेजेंट किया गया है। तो अगर उन्होंने कहा है कि वन जो सा है वो बड़ा हो 0 से,
तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? ऑब्वियसली 1 जो सा है वो बड़ा ही होता है 0 से, तो कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से कौन सी चलेगी? 1 वाली, क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट जो सी है वो दुरुस्त हो गई है कि 1 जो सा है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, मतलब प्रिंट F1 लिखा जाएगा आपके आउटपुट में। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने ग्रेटर दैन 0 किया होता तो यहाँ पर फिर दूसरे वाली कंडीशन एल्स के बाद वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट बॉडी का पार्ट चलता है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो बॉडी का नेक्स्ट वाला पार्ट चलता है, और फर्स्ट जो सा बॉडी का पार्ट है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आता है कंडीशनल लॉजिक डैश में मदद देती है। तो ये डिसीजन जो सी है उसे लेने में मदद देती है। कंडीशनल लॉजिक हेल्प इन डिसीजन, तो फैसलों को लेने में ये मदद देती है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आ जाता है फॉर लूप। तो फॉर लूप का सबसे पहले चलने वाला हिस्सा कौन सा है? द पार्ट ऑफ द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, तो वो इनिशियलाइजेशन जो लिस्ट उसमें लिखी जाती है वो सबसे पहले चलती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है उसमें सबसे पहले आप वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, फिर कंडीशन आप लगाते हैं कि कौन सी कंडीशन चलेगी, ग्रेटर देन की या लेस देन की, और फिर आप प्लस और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्री और पोस्ट में ये है कि प्री का मतलब है पहले आपके साइंस यूज़ होंगे प्लस प्लस आई, या फिर बाद में साइन यूज़ होंगे जिसे कहेंगे पोस्ट, तो सबसे पहले लगेगा आई और फिर आएगा बाद में माइनस माइनस। ठीक है, तो वो एक इनिशियलाइजेशन की कंडीशन बन जाती है, तो वो इनिशियलाइजर की जो लिस्ट होती है पूरी फॉर लूप के अंदर यूज़ होती है वो सबसे पहले चलेगी। ठीक है, व्हाइल लूप में तो हम बारी बारी चीज़ों को लिखते हैं, तो फॉर लूप में एक इनिशियलाइजेशन लिस्ट मतलब 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर ही सारा आप बता देते हैं कि आपने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कुछ करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन है, डैश से एरे में कीमतें लिखना और पढ़ना आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो डैश मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन एरे, तो वो लूप्स होता है। लूप जो सा है वो रिपीटेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बार बार रिपीट होता रहता है, तो अगर कोई स्टेटमेंट बार बार लिखी होगी तो ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ को बार बार दोहराई जा रहे हो तो आपको वो ईजीली आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फंक्शंस आर, फंक्शन को इस्तेमाल करने के जो उसके फ़ायदे हैं, ये उर्दू में नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा रेज हो गया, तो मैं आपको वैसे इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि फंक्शन के जो उनसे इस्तेमाल के फ़ायदे हैं ना, यहाँ पर नुकसान की नहीं, एक्चुअली में फ़ायदों की बात हो रही है। ठीक है, तो फंक्शन का जो बेसिक इस्तेमाल है वो रीयूजेबिलिटी है, कि इसे हम दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट पेपर शुरू हो गया है, ये सेकंड वाला पेपर है। ठीक है, तो इसे भी हम आप कवर करेंगे। जी स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सा है ये है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ये बताती है कि ए या बी का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू चेक ए इज द फैक्टर ऑफ बी, के ए फैक्टर है बी का या नहीं। तो ये ऑब्वियसली हम डिवाइड करके तो ही फाइंड कर सकते हैं कि ये उसका फैक्टर है या नहीं। लाइक हमने एक क्वेश्चन ले लिया 6 को जब तक हम नहीं डिवाइड करेंगे तब तक उसके फैक्टर्स नहीं पता चलेंगे। अब 6 जो सा है वो 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है। ठीक है, और 6 खुद अपने ऊपर ही डिवाइड होता है, तो ये जो 3 उसके 2, 3 और 6 ये 3 उसके फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी सेम इसी तरह ही है कि अगर आपने किसी चीज़ का फैक्टर फाइंड करना है तो a मॉडुलस b, तो ये जो सा है वो साइन इक्वल का होता है। अगर 2 इक्वल के निशान यूज़ होते हैं तो उसका मतलब होता है बराबर ही है। ठीक है, लेकिन अगर एक इक्वल का साइन यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू आगे उसकी भी जो भी वैल्यू दी होगी a इज इक्वल टू 10, लाइक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल जो उनसे हैं वो इस्तेमाल हुए हैं इक्वल के साइन, तो डबल इक्वल के जब साइंस यूज़ होते हैं तो उसे हम बराबर ही समझते हैं। लेकिन सिर्फ अगर एक यहाँ पर इक्वल का निशान यूज़ हुआ हो, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में इंट 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरह से यूज़ हुआ हो तो इसका मतलब होता है हम वैल्यू को असाइन करते हैं, किसी को वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सा है वो इक्वल का ही साइन यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है बराबर ही। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर फंक्शन बॉडी में 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स हों तो उनमें से डैश चलेंगी। ठीक है,
अगर उन्होंने कहा है 3 स्टेटमेंट्स हों, ठीक है, फंक्शन की बॉडी में, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? इफ़ देयर आर 3 रिटर्न, अच्छा ये रिटर्न लफ्ज़ लिखा है यहाँ पर, थोड़ी पढ़ा नहीं था जा रहा, वो ऊपर आ गया ना दूसरा भी, तो इसलिए, तो आई एम सॉरी इसके लिए। तो वैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ़ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स, अगर 3 रिटर्न स्टेटमेंट हो इन द फंक्शन बॉडी डैश ऑफ दैम विल बी एक्सिक्यूट, तो उनमें से कौन कौन सी एक्सिक्यूट होंगी? तो एक तो ऑब्वियसली अगर पहला फंक्शन लिखा है तो उसकी बॉडी जहाँ पर आखिर होगी, तो एक तो उसका रिटर्न फंक्शन चलेगा और दूसरा जो है वो लास्ट वाला आपका रिटर्न फंक्शन चलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से कोड की कौन सी लाइन सही है, ठीक है, तो वो कोड की जो सही लाइन लिखी हुई है ये देखें, यहाँ पर उन्होंने लिखा है इंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इंट तो डेटा टाइप है, लेकिन आगे उन्होंने ए या बी नहीं लिखा, वेरिएबल का नाम नहीं लिखा जिसको ये वैल्यू 10 असाइन की है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, ठीक है। फ्लोट में भी नहीं उन्होंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ, ये 4 देखें तो 4 के साथ उन्होंने ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी एक्स वाई या फिर ग्रेड कोई नेम हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोनों में लिखा हुआ, ना इंट में ना फ्लोट में, तो 4 में उन्होंने ग्रेड लिखा है और इक्वल्स टू के बाद ए और उसके ऊपर सिंगल कोट्स हैं, ठीक है। तो करैक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है और स्ट्रिंग एक और टाइप होती है जिसको डबल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। उसके ऊपर 2 कोमे लगे होते हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है। और आगे डी वाला जो सा है उसमें भी उन्होंने वेरिएबल का नाम नहीं बताया हुआ, सो ये जो सा सी वाला आंसर इसका दुरुस्त है। आगे एरे एक डैश स्ट्रक्चर है, तो एरे जो सा है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया हुआ, तो इसका आंसर में भी कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एंड एरे इज़ अ डैश स्ट्रक्चर, तो ये कंट्रोल भी स्ट्रक्चर हो सकता है और लीनियर, वैसे तो इसका आंसर सही लीनियर है, लेकिन आप फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा चैट जीपीटी से या एनी अदर ऐप, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 5। ओके स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 5 है सी लैंग्वेज में करैक्टर कांस्टेंट को करैक्टर यानी 4, ठीक है। 4 मैंने पहले भी 4 की बात की है कि ये जो सा क्वेश्चन था ऊपर ही कि 4 को हमेशा जो सा वो सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसका आंसर मार्क करेंगे सिंगल कोट्स, ठीक है। सी लैंग्वेज, इन सी लैंग्वेज करैक्टर कांस्टेंट इज रिटन विद इन सिंगल कोट्स, तो ये सिंगल कोट्स इसका आंसर है। ये ना हो आप लोग डबल कोट्स लगा के आ जाएं, डबल कोट्स हमेशा स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है और सिंगल कोट जो सी है वो 4 टाइप के लिए यूज़ होती है। 10 साल में से कोड की क्या आउटपुट होगी, ठीक है। तो उन्होंने इंट हमें दे दिया है यूजुअल एम इज इक्वल टू 80, तो ऑब्वियसली एम उन्होंने यहाँ पर लिखा है एम इज़ ग्रेटर देन 80, ठीक है। एम जो सा है उससे बड़ा है 80, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने कहा हुआ है ऊपर स्टेटमेंट के में कि एम इज़ इक्वल टू 80, ठीक है। तो ये एंड का ऑपरेशन यूज़ हुआ है, तो जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला जो है वो आंसर चल पड़ेगा, तो ये पास को कंसीडर किया जाएगा। ये अगर आपने फिजिक्स में एंड और नॉट का ऑपरेशन पढ़े हुए हैं तो ये आप इजीली उस तरह सोल्व कर सकते हैं कि अगर 2 ऑपरेशन जो से हैं वो फॉल्स आ गए तो आपका आंसर जो सा वो ट्रू आ जाएगा, यानी कि पहले वाला आंसर जो सा है वो आपका चलेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम्स में लिखने में मदद देता है, ठीक है। तो अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नोन एज, तो उसे कहते हैं एडिटर, ठीक है। इस फंक्शन यानी इंट, इस फंक्शन में इन दिस फंक्शन इंट इज अ, तो इंट जो सा है वो है हमारे पास रिटर्न टाइप, ठीक है। ये जो सा यहाँ पर उन्होंने एक लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो इंट जो सा है वो इसकी रिटर्न टाइप के तौर पर यूज़ हो रहा है और मैसी जो सा है वो साथ हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये नहीं आपने समझना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट MSG, तो इसका मतलब है कि ये सारे ही फंक्शन है, नहीं। इंट जो सा है ना उसे हम कहेंगे कि रिटर्न टाइप है, ठीक है। आगे है फॉर लूप, फॉर लूप का कंसेप्ट फिर से आ गया है। तो फॉर लूप का सबसे पहले चलने वाला जो सा हिस्सा होता है डैश पार्ट फॉर द लूप इज एक्सिक्यूटेड फर्स्ट, तो उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है वो उर्दू में ज़रा मिटा हुआ
है, तो इंग्लिश में हम इसे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर आपने डिमॉस रूल पढ़ा है, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, डिमॉस रूल उसे कहते हैं जिसमें सबसे पहले डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन ये सबसे पहले जो उनसे क्या ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को, फिर डिवीजन, तो आपके पास 13 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सारा क्वेश्चन जो सा है वो कैलकुलेटर पर लिख देते हैं तो आपका आंसर में भी गलत आए, लेकिन आपने अगर डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 13 ही आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेपर पर हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे फर्स्ट जो सा एमसीक्यूज है उसमें आपसे पूछा गया है कि सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट की कितनी इकसाम होती हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में इसकी 3 टाइप्स होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। की इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ये आपने याद रखना है क्वेश्चन। डैश में जो सा है ये बंद और आगे स्टेटमेंट्स फंक्शन की बॉडी बनाती है। तो फंक्शन की जो सी अच्छा ये बंद की जाती हैं स्टेटमेंट्स को। तो द स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इनसाइड फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की बॉडी जो सी है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाती है, तो ऑब्वियसली इसका सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे फंक्शन की इनपुट को डैश कहते हैं। जो फंक्शंस जो लिखे जाते हैं प्रोग्राम में, उसकी जो इनपुट हम लिखते हैं, मतलब उसकी बॉडी जो लिखते हैं उसे कहते हैं, उनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो इनपुट of the function are called parameters। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपरेटर। ये मॉडुलस भी इसे आमतौर पर कहते हैं, लेकिन इसे परसेंटेज का मार्क अगर आपको नहीं पता तो इसे परसेंटेज का मार्क मैं पढ़ूंगी। तो डैश कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे रिमाइंडर को डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द ऑपरेटर परसेंटेज इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। ये यहाँ से एक ना पेज मिस प्रिंट हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। एक मटेरियल को इनिशियलाइज करने के लिए हम डैश ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन अ वेरिएबल वी यूज डैश ऑपरेटर। तो ये यहाँ पर उन्होंने ये मार्क किया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। 10 में से कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर करेक्टर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर करेक्टर डेटा टाइप। तो वो ऑब्वियसली करेक्टर है, करेक्टर को सी से CHAR लिखा जाता है, तो उसको मॉडुलस के साथ लिख देंगे, तो मॉडुलस C इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर फंक्शन बॉडी में 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स हों तो उनमें से डैश जो सी है वो चलेंगी। अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं बॉडी में, इफ एल्स की बॉडी में, ठीक है, तो उन तीनों स्टेटमेंट से सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स जो सी है वो फॉल्स हो जाएंगी। ऑब्वियसली इफ स्टेटमेंट, इफ ऐसे स्टेटमेंट जो सी होती है उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट चलती है, बाकी सारी फॉल्स हो जाती हैं। आगे लूप का हर चक्कर कहलाता है। लूप का जो सा हर चक्कर है उसे ऑपरेशन आइटरेशन कहते हैं, ठीक है। ईच रन ऑफ अ लूप इज कॉल्ड आइटरेशन। तो ये लूप से जो से होते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप और लूप से, ये सारे आइटरेशन की आगे टाइप्स हैं। 10 कोड की जो आउटपुट है वो जो से है वो 30 है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि ये एरे का कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आपने सी तो 1 की जो टाइप है वो बतानी है, मतलब C1 एरे का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। सी और ये साथ में इनक्लोज ब्रेसेस है, तो इसमें लिखा गया है 1, ठीक है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो एरे है जब भी इसका आपने आउटपुट फाइंड करना है तो इसकी आउटपुट हमेशा 0 1 2 से स्टार्ट होगी। आपने 1 2 से नहीं स्टार्ट करना बल्कि 0 1 2 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 0 जो सा है वो 25 है और 30 इज 1, ठीक है। तो करेक्टर इज 1 इज इक्वल टू 30, मतलब 4 की उन्होंने पूछा है 1, तो वो ऑब्वियसली 30 होगी। अगर उन्होंने यहाँ पर 0 लिखा होता तो फिर यहाँ 25 आनी थी, लेकिन उन्होंने 1 लिखा है, तो इस
वजह से इसकी 30 है। तो बहुत स्टूडेंट जो उनसे वो 25 ही लगाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कि हमेशा जो एरे है वो हमेशा जो है वो 0 से उसे आउटपुट देनी स्टार्ट की जाती है। तो इसका जो सा कंसेप्ट ये है कि एरे हमेशा 0 और फिर नेक्स्ट 1 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली आंसर जो है वो 30 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन बेसिक। तो बेसिक में डैश किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर की कितने टाइप्स होती हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो है उसकी 3 टाइप्स हैं। आई थिंक सो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसकी बेसिक टाइप है इफ एल्स और नेस्टेड इफ, ठीक है। ये 3 हो सकती हैं। आपकी बुक में देख लें कौन सी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजर्स डैश स्टेटमेंट से फंक्शन आगे लिखा है डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो फंक्शन कैन डिफाइन यूजर कैन डिफाइन द फंक्शन विद डैश स्टेटमेंट। तो डेफ एफ एन से फाइन कर सकता है यूजर अपने किसी भी स्टेटमेंट की कि अगर फंक्शन को डिफाइन करना हो। आगे फंक्शन 5.7 इंट की आउटपुट जो सी होगी वो -6 होगी, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द फंक्शन -5.7। तो इससे एक अगला हिस्सा गिना जाएगा, क्योंकि 5.7 लगा है ना, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, सो इस वजह से हम इसको -6 कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक डैश डबल कोटेशन में बंद करेक्टर्स की तरतीब से, यानी डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो डबल कोट्स में मैं आपको पहले भी बताती चलूँ कि स्ट्रिंग आता है, हमेशा आपने याद रखना है स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखा जाता है, जबकि जो करेक्टर है उसे सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश एल्गोरिथम को तस्वीरी इजहार में लिखा जाता है। तो डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को हमेशा फ्लो चार्ट में लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को देखते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसको सोल्यूशन के लिए आप कुछ स्टेप्स लिखते हैं जिनको हम एल्गोरिथम कहते हैं, और एल्गोरिथम के बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि किस तरीके से हमने फ्लो करना है, कौन सी स्टेटमेंट पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, किस तरह से स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कमांड किसी प्रोग्राम लाइन को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। द कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। तो इसे कहते हैं एडिट। एडिट जो सी है वो किसी भी प्रोग्राम की लाइन को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने अगर वीडियो एडिटिंग किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने की हो तो उसे ये वही वाला एडिटिंग लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कि अगर आपने प्रोग्राम में भी कोई तब्दीली करनी है ना, तो उसके लिए भी आप एडिट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बेस में कौन सा फंक्शन आउटपुट के तरीके को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो स्क्रीन है, ठीक है। विच फंक्शन चेंजेस द वे ऑफ डिस्प्लेइंग इनपुट इन बेसिक। तो वो जो सा है वो स्क्रीन आपकी यूज़ होती है। एरे को डैश अहम ये आगे जो सा है वो आई थिंक कोई कैटेगरी लिखा है शायद में तकसीम किया जाता है। अच्छा एरे को कितनी जो है एग्जाम में लिखा जाता है, तो एरे को 2 टाइप्स में लिखा जाता है। देयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेजर कैटेगरी। तो वो 2 हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश को एक वेरिएबल भी कहते हैं। आगे एरे है शायद लिखा, डैश को एक एरे वेरिएबल भी कहते हैं। डैश इज कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, तो उसे कहते हैं एरे। जब तकरार की तादाद पहले से पता हो तो डैश लूप की फोकियत दी जाती है। तो ये ऑब्वियसली इसका जो सा है वो है फॉर लूप, इसका आंसर, ठीक है। तो डैश लूप इज रिप्रेजेंट व्हेन अ नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन इन एडवांस। तो पहले से हमें आइटरेशन का अगर पता हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो सा फॉर लूप, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे आपको मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो सी मैंने जिस तरह से कहा था कि मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन शेयर करूंगी, तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें आ जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जैसे कि मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में बताया कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं जो एक प्रोग्रामर खुद लिखता है। ठीक है, आगे आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसकी सेकेंड स्टेज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो कंप्यूटर के तमाम कामों को जितने भी उसके काम होते हैं उन तमाम कामों को करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर जो सा होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा है और कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपस में, तो वो होएगा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आगे आ जाता है कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं। C++ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये इनका आपने सोल्यूशन जो सा है वो चैट जीपीटी या फिर किसी भी और ऐप से जाकर आपने इसको सर्च कर लेना है। मैं इसका आंसर आपको स्टूडेंट्स लिख ही देती है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स जो से हैं वो ज़्यादातर हैवी प्रोग्राम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही ज़्यादा लो प्रोग्राम्स को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि जिसकी जितनी इस्तात है वो उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी को बताए, तो चैट जीपीटी आपको इसका इजी वाला प्रोग्राम बना कर दे देगी। लेकिन इसका जो सिंटैक्स है प्रोग्राम का वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप वो भी पेपर में लिखाते हैं तो इंशाल्लाह आपको उसमें उसके 10 मार्क्स में से या फिर 5 मार्क्स में से आपको 2 या 10 में से जो सा है वो 4-5 मार्क्स इंशाल्लाह आपको एग्जामिनर जो है चेकर जो होएगा वो आपको इंशाल्लाह दे देगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो ये दूसरा प्रोग्राम है। और तीसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स के दरमियान आपने सबसे लार्ज नंबर को फाइंड करना है। आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो सी हैं वो डेफिनेशंस है जिसमें आता है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमें रिजल्ट को शो करती हैं। ठीक है, आगे आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन आपने बुक से देख लेनी है। HTML एंड इट्स बेसिक टैग। HTML को कर लेना है, लेकिन HTML का वो बहुत दफ़ा स्टैंड फॉर भी पूछ देते हैं। तो स्टैंड फॉर इसका HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा के टाइप्स हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मैंने आगे नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पर दिखा दूंगी। आगे आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विद द एग्जांपल्स। तो सॉफ्टवेयर की जो सी है वो 2 टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सा है वो कंप्यूटर के सारे काम जो सा है वो उनको परफॉर्म करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सा है वो जो यूज़र होगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करके देगा। ठीक है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड द टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो सा है वो स्टोरेज स्पेस होती है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में मेमोरी की जो सी है वो 2 टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी रोम है जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, डिस्क्राइब राइट आर डिटेल नोट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो ये भी आपने अपनी बुक से जो से हैं वो आंसर्स को देख लेने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रैम और रोम, और इम्पोर्टेंट इसकी डायग्राम भी बतानी है। अच्छा जी, रैम जो सी है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसे मैंने आपको पहले इसके स्टैंड फॉर बताए हैं। तो रैंडम एक्सेस जो सी मेमोरी है वो इस्तेमाल की जाती है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, और रोम जो सी है उसका स्टैंड फॉर है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आगे स्टूडेंट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की बनानी है, और एक सवाल मैं छोड़ गई हूँ पीछे। फ्लो चार्ट ऑफ फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। फ्लो चार्ट एक आपने बनाना है जिसमें आपने फैक्टोरियल्स को फाइंड करना है। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन जो सा है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की एक डायग्राम बनानी है। ठीक है, आपने लेकिन ये डायग्राम्स वाले इतने क्वेश्चन आते नहीं, तो आपने इनकी डेफिनेशन अच्छे से देख लेनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रोग्रामिंग सी। तो इम्पोर्टेंट
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स आपके प्रोग्रामिंग के लिहाज से 10th क्लास में, वो डेटा टाइप्स हैं इन सी प्लस प्लस, फंक्शंस हैं इन सी प्लस प्लस, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, एरे इन सी प्लस प्लस, पॉइंटर्स एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो ये मैं आपको इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल जो उनकी है वो लास्ट पर बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चन हैं वो ये सारे हैं, तो ये भी आपने ChatGPT को देने हैं तो वो आपको आंसर करेगी। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये मैंने एक्चुअली में सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो इस वजह से मेरे मुंह से सी की जगह सी प्लस प्लस ही निकलता है, तो इसको आप ज़रा इग्नोर करें। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स एंड फाइंड द मैक्सिमम। आपने इसे 2 प्रोग्राम देने हैं, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 2 नंबर्स दे उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो सा है उसको फाइंड करें। आगे राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपने जो सा है वो देने हैं 2 नंबर्स और उनमें से आपने सबसे छोटा जो सा नंबर वो फाइंड करना है प्रोग्राम के जरिए। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स द परसेंटेज marks of a student as input and display pass if the percentage is above 50 otherwise fail। आपने एक if स्टेटमेंट, if else स्टेटमेंट जो सी कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने पास और फेल 2 कंडीशंस लिखनी है, और अगर तो मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे तो स्टूडेंट पास होगा, और अगर मार्क्स 50 से कम होंगे तो स्टूडेंट जो है वो फेल होगा। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड डिसाइड वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने 2 नंबर्स देने हैं और उनको डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज इनपुट एंड डिस्प्ले द लीप ईयर इफ इनपुट ईयर इज़ अ लीप ईयर। तो लीप ईयर जो से होते हैं वो वाले साल होते हैं जो 4 के पहाड़े पर तकसीम होते हैं। ठीक है, तो आपने वो वाला प्रोग्राम लिखना है जिसमें लीप ईयर सिर्फ जो से हैं वो डिस्प्ले हो। ठीक है, राइट, लीप ईयर्स डिस्प्ले हो, यानी इनपुट आपने इस तरह से देनी है कि उसमें सिर्फ लीप ईयर्स के जो साल हैं सिर्फ वही वाले शो हों। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ओड यूजिंग अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो आपने ये इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर इवन या ओड फंक्शंस को बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो इवन है या ओड है। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर द गिवन करैक्टर इज़ डिजिट और नॉट डिजिट। देखिए करैक्टर जो है वो सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो इसका आपने प्रोग्राम लिखना है, लेकिन इफ ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ करके, क्योंकि आपने यहाँ पर बताना है कि ये कोई करैक्टर जो है वो डिजिट है या नहीं। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ पर्सन and prints 10 ager if the age is between 13 and 19। अगर एज जो सी है वो 13 या 19 के दरमियान है तो आपने 10 एजर को प्रिंट करना है। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स आगे मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगी लास्ट पर, तो वो ये हैं कि अगर आपको प्रोग्राम नहीं लिखना आता तो आपने सिर्फ इसका सेंटेक्स लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह 5 नंबर्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो ये किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो सा है वो है इसका सेंटेक्स है, तो ये प्रोग्राम का सेंटेक्स है, इसे आपने याद कर लेना है। हैश इंक्लूड आगे ग्रेटर देन का साइन है, आईओ स्ट्रीम इसे कहते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और आगे लेस देन का साइन है। तो स्टूडेंट्स ये जो हैश इंक्लूड वाली लाइन लिखी गई है ये इसे कहते हैं हेडर फाइल। ठीक है, आपने याद रखना है, अगर एमसीक्यूज में आपको एग्जामिनर पूछ देता है तो आपने कहना है ये हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसे कहते हैं लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे इंट मेन, इंट जो सा है यहाँ पर है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंट जो सा है यहाँ पर मेन का मतलब फंक्शन नहीं है। ठीक है, मेन जो सा है एक्चुअली में फंक्शन का नाम है और फंक्शन भी है, जबकि इंट जो सी है ये साथ यूज़ हो रही है रिटर्न टाइप। ठीक है, आगे इसकी बॉडी आ जाती है, बॉडी में आपने कुछ नहीं लिखना, मैंने वैसे हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखा है इस वजह से मैंने हेलो लिख दिया। वैसे आपने यहाँ पर इस बॉडी में सिर्फ कर्ली ब्रेसेस डाल देनी है और अंदर बॉडी में कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो आपको अगर आप ये लिख देंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके 5 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा।
ओके स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स हैं इन, फ्लोट और चार। इन जो सी है वो इंटीजर नंबर यानी 10, 5 वगैरह को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लोट जो सी है वो डेसिमल नंबर्स यानी अशारिया वाले नंबर्स 3.5, 4.5 इस तरह से स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। डबल और लार्ज का भी आपको कंसेप्ट नहीं आएगा। चार जो सा है इसे सिंगल क्वेट्स में लिखा जाता है, सिंगल कैरेक्टर्स में लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आगे बुलियन अगर आपने लास्ट पढ़े हैं एंड और नॉट, तो उसमें ट्रू और फॉल का कंसेप्ट आता है। ये एक्चुअली में वो डेटा टाइप है, लेकिन अभी शायद ये भी ना यूज हो आपके। और आगे स्ट्रिंग को मैं आपको बताती चलूँ, स्ट्रिंग के बारे में नहीं मैंने यहाँ लिखा, स्ट्रिंग को डबल क्वेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। आगे आ जाता है एरे का कंसेप्ट। तो एरे जो सा है वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जितनी भी वैल्यू स्टोर करता है उसके हम साइज यूजर जो है वो पहले बता देता है कि इतनी टाइप की मैं जो है वो डेटा स्टोर करूँगा। जैसे मेरे पास एक नाम है, लाइक हम अली ले लेते हैं, तो अली में सिर्फ 3 वर्ड्स आते हैं, तो मैं एरे में लिखूँगी सिर्फ 2, ठीक है। 2 इसलिए है क्योंकि जितने भी हमने लिखने हो उन सारे वर्ड्स को काउंट करके लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 इसलिए लिखूंगी क्योंकि एरे जो है वो हमेशा काउंट करना स्टार्ट करता है 0, 1, 2 से, ठीक है। तो एरे काउंट करना स्टार्ट करता है 0 से, ठीक है। इसलिए मैं उसका जो एरे का साइज है वो 2 रखूंगी। अली का नाम है, उसमें 3 वर्ड्स आते हैं, लेकिन मैं उसके एरे का साइज 2 रखूंगी, ठीक है। आगे आ जाता है पॉइंटर का कंसेप्ट। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो पॉइंटर्स को डिनोट करने के लिए हम स्टैटिक पी का यूज़ करते हैं। स्टैटिक जो सा पी ये वैल्यू असेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे ये एंड का जो सा निशान है वो एड्रेस लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, और आपको नेक्स्ट किस बुक के गेस्ट पेपर चाहिए वो भी बताएं। तो आगे ये मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक इस मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।